पूरी बाल्टी शराब पीते ही सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, अब आएगा मजा। अब मिलेगा हर इंसान ठाकुर विक्रांत सिंह की ऊंट की सवारी देखेगा। सुमेर के इतना कहते ही भैरव मुस्कुराने लगे और सुमेर के गले में हाथ डालकर उसके साथ चल दिया। इधर प्रीति दुकान पर एक आदमी को उसकी बच्ची के लिए मिट्टी की गुड़िया दिखा रही थी। तभी वो बच्ची अपने पिता से बोली, बाबा साहब, मुझे ये वाली गुड़िया चाहिए और उसके लिए बड़ा सा घर भी चाहिए। उस लड़की के पिता ने खिलौने देखते हुए प्रीति से पूछा, यहाँ तो सब छोटे ही घर है, कोई बड़ा घर नहीं है भाई साहब। है ना, एक मिनट। इतना कहकर पारो ने एक बड़ा सा घर उठाकर उस आदमी को दिखाया तो वो बच्ची जोर से चीखते हुए बोली, बाबा साहब, मुझे यही चाहिए। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, ये भी दे दीजिए। कितने हुए? दोनों के 250 रुपए। पारो तुरंत बोली। उस आदमी ने अपनी जेब से 250 रुपए निकालकर पारो को दिए। प्रीति ने गुड़िया और घर पेपर में लपेटा और उस आदमी को दे दिया। पारो रुपए गल्ले में डालते हुए बोली, प्रीति, सारे बड़े घर बिक गए हैं, जीप में अभी और भी रखे हुए हैं, मैं लेकर आती हूँ। तू रुक, मैं जाती हूँ। इतना कहकर प्रीति दुकान से बाहर आई और अपनी जीप की ओर बढ़ने लगी। इधर विक्रांत ऊंट पर बैठा और वीर के साथ मेले की सैर करने लगा। सुमेर और भैरव छिपकर उनके पीछे पीछे आ रहे थे। भैरव ने धीरे से सुमेर से कहा, इस ऊंट को तो अब तक नशा हो जाना चाहिए था, पर इससे तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर और रुक, नशा तो जरूर होगा। सुमेर ने इतना कहा ही था कि विक्रांत का ऊंट बिदक कर उचकने लगा। विक्रांत खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। वीर ने ऊंट को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, विक्रांत संभल कर, कहीं तो गिर ना जाए। अभी तो ठीक ही था, पता नहीं अचानक से इस ऊंट को क्या हो गया। विक्रांत ने इतना कहा ही था कि ऊंट तेजी से भागने लगा। वीर भी ऊंट के पीछे भागा। सुमेर और भैरव दोनों जोर जोर से हंसते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। ऊंट के कुछ दूर दौड़ने के बाद विक्रांत खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सुमेर और भैरव जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख वीर भागता हुआ सुमेर के पास आया और उसने विक्रांत को उठाते हुए पूछा, तू ठीक है ना? विक्रांत ने गुस्से में वीर का हाथ झटका। वो कुछ कहने जा ही रहा था कि सुमेर उसका मजाक उड़ाते हुए भैरव से बोला, भैरव, बड़ी हवेली के ठाकुर साहब तो जमीन पर गिरे पड़े हैं बेचारे। इतना कहकर सुमेर विक्रांत के पास आया और उसने विक्रांत की बाह की ओर देखा जिसमें से खून बह रहा था। उसने विक्रांत की ओर देखकर पूछा, अरे विक्रांत, इतना ज्यादा नीचे गिरने की क्या जरूरत थी? सुमेर के इतना कहते ही विक्रांत उसे गुस्से से घूरने लगा तो सुमेर फिर से बोला, मेरा मतलब ऊंट से नीचे गिरने से था। कुछ तो बड़ी हवेली और अपने दादा साहब की इज्जत का ख्याल किया होता। अगर उन्हें पता चला कि उनका पोता बीच बाजार ऊंट से जमीन पर आ गिरा है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुम्हें मेरी और मेरे दादा साहब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सुमेर। तुम बस अपनी फिक्र करो, क्योंकि ठाकुर विक्रांत सिंह को गिरकर उठना बहुत अच्छे से आता है। पर अगर तुम गिरे ना तो जमीन में धंस जाओगे और मैं तुम्हें जिंदगी भर उठने नहीं दूंगा। विक्रांत ने गुस्से में सुमेर को घूरते हुए कहा, पर सुमेर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस विक्रांत की चोट देखकर मुस्कुरा रहा था। विक्रांत उठकर सुमेर की ओर बढ़ा और वीर से बोला, वीर, जरा पता तो कर कि सबसे ज्यादा शांत स्वभाव का जानवर इतना गुस्सैल कैसे हुआ? क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो यह बिल्कुल ठीक था। अभी पता करता हूं। इतना कहकर वीर सुमेर को घूरते हुए वहां से चला गया। विक्रांत भी उसके पीछे चला गया। सुमेर और भैरव उसके जाते ही जोर जोर से हंसने लगे। इधर प्रीति इधर उधर देखते हुए बसंत की जीप को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर अपनी जीप पर पड़ी। वो रही। इतना कहकर प्रीति मुस्कुराते हुए अपनी जीप की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक प्रीति के पैर में कांटा चुभ गया। आओ! इतना कहकर प्रीति ने अपना पैर देखा और कांटा निकालने लगी। तभी विक्रांत का ऊंट नशे में झूमता हुआ तेजी से उसकी ओर आने लगा। प्रीति ने जैसे ही ऊंट के पैरों की आहट सुनी, उसने तुरंत आहट की ओर देखा।
ऊंट को इतना तेजी से अपनी ओर आते देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घबराकर उठने की कोशिश की, पर पैर में लगे कांटे की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गई। ऊंट उसके बहुत करीब आ चुका था। उसने घबराकर अपने एक हाथ की कोहनी अपनी आंखों पर रख ली। तभी आदित्य ने आकर प्रीति को पकड़ लिया। उसने लुढ़कते हुए प्रीति को ऊंट के पैरों के नीचे आने से बचा लिया। दोनों एक तरफ गिरे हुए थे और ऊंट निकल चुका था। आदित्य ने गुस्से से प्रीति की ओर देखा, जिसने अभी भी घबराकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। आसपास गुजरते लोग उन्हें देख रहे थे। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, जिंदा हो इसलिए अपनी आंखें खोल सकती हो। आदित्य के इतना कहते ही प्रीति ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही उसे आदित्य अपने बहुत करीब नजर आया। वो एकटक आदित्य को देखने लगी और आदित्य उसे। तभी प्रीति ने अपने आसपास लोगों की भीड़ देखी और आदित्य से अकड़ते हुए बोली, अब उठने की तकलीफ करेंगे आप? प्रीति के इतना कहते ही आदित्य तुरंत उठकर खड़ा हो गया और प्रीति भी उठकर अपने कपड़ों से रेत साफ करने लगी। आदित्य ने गुस्से में प्रीति को घूरा और फिर वहां से जाने लगा। कुछ देर पहले मैंने सुमेर को कुएं के पास देखा था, प्रीति ने जाते हुए आदित्य को देखते हुए कहा। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य के कदम रुक गए और उसने पलटकर प्रीति की ओर देखा तो प्रीति ने अपनी दाईं ओर इशारा करते हुए कहा, कुआं उस तरफ है, आइए मैं आपको वहां ले चलती हूँ। इतना कहकर प्रीति ने अपने पैरों से कांटा निकाला और लंगड़ाते हुए कुएं की ओर जाने लगी, पर आदित्य अभी भी खड़ा उसे लंगड़ाते हुए देख रहा था। प्रीति रुकी और पलटकर आदित्य की ओर देखकर बोली, अब चलिए, आपको सुमेर से मिलना था ना, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। आदित्य ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और कुछ पल सोचकर प्रीति की ओर बढ़ने लगा। प्रीति भी बिना कुछ कहे आगे आगे चलने लगी। वो जैसे ही कुएं के पास पहुंची तो उसे सुमेर कहीं नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर सामने से गन्ना चूसते हुए चले आ रहे अपने ही गांव के एक लड़के चंदू पर पड़ी। चंदू, यहाँ! प्रीति ने कुएं पर बनी मुंडेर पर बैठते हुए कहा। चंदू भागता हुआ प्रीति के पास आया तो प्रीति ने आदित्य की ओर इशारा करते हुए कहा, चंदू, सुमेर को ढूंढ और उससे जाकर कहना कि मैं उसका कुएं के पास इंतजार कर रही हूँ। आदित्य प्रीति को हैरानी से देखने लगा। जी दीदी। इतना कहकर चंदू जाने लगा तो प्रीति ने उसे रोकते हुए कहा, रुक! चंदू के कदम रुक गए। प्रीति ने उससे गन्ना छीना और बोला, अब जा और जल्दी आना, पारो दुकान पर मेरा इंतजार कर रही है। चंदू ने सिर हिलाया और भागता हुआ चला गया। उसके जाते ही प्रीति वहीं बैठकर गन्ना चूसने लगी। उसने गन्ना चूसते हुए आदित्य से कहा, बाबू, अगर आप सुमेर के साथ किसी जमीन का सौदा करने आए हैं तो बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि सुमेर जमीन के मामले में धोखेबाजी करने के लिए पूरे जोधपुर में मशहूर है। बहुत टेढ़ा आदमी है वो। जानता हूं, पर मुझे जो जमीन चाहिए इसके लिए मुझे एक टेढ़े दलाल की ही जरूरत है। आदित्य ने अकड़ते हुए कहा और वही एक टीले पर बैठ गया। प्रीति ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, प्रीति, ये आदमी सुमेर के साथ सौदा करने आया है और वो भी टेढ़े तरीके से, तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि ये आदमी भी सुमेर की तरह ही टेढ़ा है। पर तुझे क्या, ये कौन सी तेरी जमीन तुझसे लेने वाला है? इन्होंने तेरी 2 बार जान बचाई और बदले में तू इन्हें सुमेर से मिलवा रही है। बस बात खत्म। उसके बाद ये अपने रास्ते और तू अपने रास्ते। इतना कहकर प्रीति फिर से गन्ना चूसने लगी। इधर चंदू भागते हुए सुमेर के पास पहुंचा। सुमेर एक दुकान पर बैठा जलेबी खा रहा था। चंदू हाफते हुए बोला, सुमेर भाई जी, प्रीति दीदी आपको वहां कुएं के पास बुला रही है, जल्दी। इतना सुनते ही सुमेर की जलेबी उसके हाथ में ही रही। उसने जलेबी की प्लेट बेंच पर रखते हुए चंदू से हैरानी से पूछा, प्रीति मुझे बुला रही है? जी हाँ, जल्दी जाइए। चंदू के इतना कहते ही सुमेर उठकर कुएं की ओर भागने लगा। उसके जाते ही भैरव ने पीछे से चंदू की गर्दन पकड़कर पूछा, ओए, मुझे सच सच बता, प्रीति ने उसे बुलाया या फिर किसी और ने? नहीं हुक्म, प्रीति दीदी ने बुलाया है, मैं सच कह रहा हूँ। चंदू के इतना कहते ही भैरव ने उसकी गर्दन छोड़ दी
और सोच में पड़ गया। चंदू भी गर्दन छुटते ही जलेबी की प्लेट उठाकर वहां से भाग गया। इधर प्रीति अभी भी कुएं की मुंडेर पर बैठी गन्ना चूस रही थी और आदित्य परेशान होकर टहलते हुए सुमेर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वीर के साथ वहां से जा रहे विक्रांत की नजर प्रीति पर पड़ी। प्रीति, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? विक्रांत ने गुस्से में पूछा। विक्रांत की आवाज सुनते ही प्रीति के हाथ से गन्ना छूट गया और उसने नजरें उठाकर विक्रांत की ओर देखा। विक्रांत ने कुछ दूर टिले पर बैठे आदित्य की ओर देखा और फिर प्रीति से पूछा, चल अब जा और दोबारा में किले मिले में नजर मत आना, वरना दोबारा मेले में आने लायक नहीं रहेगी, समझी? चल जा। कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।